द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में हम लोगों ने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी थी और वो कितना आया था, E इक्वल टू 1/4πε0 कितना आया था, 2p/r3 ये आया था ना। ठीक है, अब आज हमें क्या करना है, निरक्षीय स्थिति पर देखना है कि निरक्षीय स्थिति में इतना ही आता है कि इससे कुछ अलग आता है, और अगर अलग आता है तो वो कितना आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग आप लोग कर लेंगे, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ डाइपोल। तो द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो अब की बार हम लोग कंसिडर करते हैं कि हमारा जो डाइपोल है, वैद्युत द्विध्रुव है, वो इस प्रकार से है। क्या नाम है इसका, AB, जो पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस से मिलकर बना है। तो ये हमारे पास हो गया AB -Q और +Q हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। -Q और +Q आवेश से मिलकर बना है। ठीक है, अब द्विध्रुव की मध्य बिंदु से, ठीक है, मध्य बिंदु पर इसके लंबवत कोई पॉइंट स्थित होगा तो उसे हम लोग बोलेंगे निरक्षीय स्थिति, यानी जो इसकी अक्ष पर ना हो। अक्ष मतलब एक ऐसी रेखा जो इससे पास करके जाए, इसके अक्ष से होते हुए जाए, कल हम लोगों ने देखा था। निरक्ष मतलब जो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कहीं लाई करती हो। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं ये मध्य बिंदु इसका O है, यहाँ पे कहीं मध्य बिंदु O, और मध्य बिंदु के लंबवत ना कोई बिंदु P है जिस पे हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि इस बिंदु P की बिंदु O से जो दूरी है वो स्मॉल r है। एकदम से आप लोग मिडल में बनाइएगा, ठीक, मध्य में इस तरीके से हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। ये डिस्टेंस कितनी है, r है, और यहाँ पॉइंट P है। तो इस पॉइंट P पर इस द्विध्रुव के कारण हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। फिगर सही नहीं बनाया क्या? थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, स्केल थोड़ी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हम लोग कितना कंसिडर कर लेते हैं, r। मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल r। अब चूंकि ये मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु से दोनों दूरियां बराबर होंगी। टोटल डिस्टेंस हम लोग जानते हैं द्विध्रुव का कितना होता है, 2l। लंबाई हम लोग कंसिडर करते हैं, अगर ये 2l है तो फिर इसकी हाफ लंबाई ये वाली l हो जाएगी और ये वाली भी l हो जाएगी। ठीक है, बहुत आसान है, ये वाला बहुत ईजी टॉपिक है, आपको आसानी से देखना है, बस हो गया। ठीक है, इधर भी l, ये डिस्टेंस, ये आपका O है। ठीक, तो अब -Q से इसको हम लोग देखते हैं, तो -Q से जब मिलाएंगे तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इसको सपोज कीजिए ये डिस्टेंस है। ठीक है, -Q से, और यही डिस्टेंस +Q से भी होगी, +Q से, इस प्रकार से। अब देखिएगा, तो ये डिस्टेंस r है लंब, और ये डिस्टेंस l है। अब यहाँ पर अगर हम ये मान लें कि द्विध्रुव -Q से जो पॉइंट P है, ठीक है, इसको मिलाने वाली रेखा थीटा के एंगल बनाती है, थीटा कोण बनाती है, तो उस केस में अब ये कोण के सामने की भुजा लंब, ठीक है, जिससे कोण लगा होता है वो आधार। ठीक है, और ये क्या हो गया, कर्ण। तो यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे, और पाइथागोरस थ्योरम जो होती है ना, इसको पॉइंट हम लोग क्या कंसिडर किए थे, P।
तो इसको अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको बताया जाए ए पी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर। ये छोटे बच्चों के लिए है, आप लोग समझदार हो, बड़े हो तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखा जा सकता है। क्या हो जाएगा ये वाली डिस्टेंस, अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें कंफ्यूज मत होना कि अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर क्यों नहीं लिखा गया, वही चीज़ है, एक ही चीज़ है, उसको हम लोग कैसे भी लिखें। ठीक, ये वाली डिस्टेंस क्या है, ये भी तो वही रहेगी सेम, अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, वैद्युत क्षेत्र की बात करते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करते हैं। तो जब हम लोग अब आप लोग सोच रहे होंगे कल वाला से कुछ फिगर डिफरेंट है क्या, इधर पॉजिटिव रखे थे इधर नेगेटिव रखे थे क्या, उससे क्या मतलब है, किधर भी आप रखो। ठीक है, आपको दिक्कत है आप इधर ही रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको पॉजिटिव कर दो, ठीक, और इसको निगेटिव कर दो, आप कुछ भी कर सकते हो। वो फिगर कैसे बनेगा, रिजल्ट आपका सेम आना है हर हाल में। ठीक है, देखते हैं हम लोग। तो जब पॉजिटिव के कारण देखेंगे तो पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है, बाहर की ओर। ठीक है, तो ये पॉजिटिव है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की ओर होगी, ये आपका क्या हो जाएगा E1। ठीक है, और निगेटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या करता है, निगेटिव की ओर ही होता है, तो दूसरा आपका किधर मिल जाएगा, E2 इस डायरेक्शन में। ये हो गया आपका E2, सही है ना। E1 की डायरेक्शन हम लोग देख लिए, E2 की डायरेक्शन देख लिए, यहाँ तक तो चीज़ें क्लियर होंगी, अभी तो कोई दिक्कत नहीं होगा ना, क्योंकि पॉजिटिव था तो पॉजिटिव कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर, निगेटिव था तो निगेटिव कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर, ये चीज़ें हो गए। ठीक है, अब इनका परिणामी E1 E2 का परिणामी क्या होगा, कैसे होगा, वो हमें निकालना है। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझना, इसको हम लोग अलग से भी देख लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे पास द्विध्रुव है, द्विध्रुव के समांतर यहाँ पर एक क्षैतिज रेखा खींचते हैं। ठीक है, द्विध्रुव के समांतर एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे, द्विध्रुव की अक्ष के समांतर, ये हो गई क्षैतिज रेखा। तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल क्या होगा, ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। किस प्रमेय से, कौन सा प्रमेय, अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण। ठीक है, ध्यान से देखना। तो ये एंगल बराबर है, अगर हम लोग क्या करते हैं, कई सारी पैरेलल लाइंस खींचते हैं ना, ये देखो कई सारी पैरेलल लाइंस खींचते हैं। अब इस पैरेलल लाइन को अगर एक सिंगल लाइन के द्वारा काटते हैं तो ये सारे एंगल जो हैं ये सब के सब आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये थीटा होगा तो ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, इस तरीके से। तो ऐसे ही तो है, ये एक समांतर रेखा और दूसरी समांतर रेखा, और इसको एक सीधी लाइन के द्वारा काटा जा रहा है, तो ये थीटा और ये भी थीटा होगा। ठीक है, इसी प्रकार से अब ये थीटा है यहाँ पर, तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर मध्य बिंदु के लंबवत स्थित है। ठीक है, इसलिए जितना डिस्टेंस यहाँ से उतना डिस्टेंस यहाँ से, तो जिस एंगल पर ये वाली रेखा होगी उसी एंगल पर वो वाली रेखा भी होगी। ठीक है, अगर ये एंगल थीटा है, ध्यान से देखना, अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये भी थीटा होगा। क्यों, जेड में बने कोण आपस में बराबर होते हैं, ये वाली प्रमेय भी हम लोग जानते हैं। ये जेड बन रहा है ना, ये अल्टरनेट एंगल है, तो ये थीटा और ये थीटा, ये वाला थीटा ये वाला थीटा, दोनों कोण आपस में बराबर है। अब ये चीज़ें जब हो जाएंगी तब देखना, अलग से हम इसको फिर से करते हैं, सारी चीज़ें एकदम से क्लियर होना चाहिए, क्वाइट क्लियर होनी चाहिए कि कहाँ से क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, यही फिजिक्स है। ठीक है, बाकी उसके बाद जो बचता है सॉल्यूशन वो पूरा मैथमेटिक्स हो जाता है, यही फिजिक्स है, और इसी चीज़ को आपको समझना है कि क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। तो जब हम लोग देख लिए तो अब ये ई है, ध्यान से देखना। ठीक है, ये आपकी क्षैतिज लाइन है, एकदम अच्छे से देखना, क्षैतिज लाइन है। ठीक है, और यहाँ पर इसके मध्य बिंदु से ले लेना कहीं से, सपोज कर लेते हैं इतनी बड़ी क्षैतिज लाइन है, ये आपकी क्षैतिज लाइन है, और यहाँ से हमने क्या किया है, इस एंगल पर, ठीक है, कितने एंगल पर हम लोगों ने मान लिया कि ये एंगल कितना है, थीटा, थीटा के एंगल पर इसे हम लोगों ने E1 कंसीडर किया है, E1। तो अब इसके बाद जब हम लोग देखते हैं तो कक्षा 11 में आप लोगों ने पढ़ा होगा वेक्टर का वियोजन, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, किसी वेक्टर को वियोजित कैसे करते हैं हम लोग, तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या होता था, कोई एक रेखा होती थी, इससे कोई वेक्टर ए होता था, ये कोई वेक्टर ए होता था। ठीक है, तो इस वेक्टर ए के अगर ये वेक्टर थीटा के एंगल पर होता था तो इसके हमें दो कंपोनेंट मिलते थे, घटक मिलते थे। ठीक है, एक तो इधर की ओर ना जो क्षैतिज घटक होता था इसको क्या बोलते थे, AX, और एक इधर परपेंडिकुलर ना लंबवत घटक जो इधर की ओर होता था, इसको हम लोग क्या बोलते थे, AY। ठीक है, तो AY।
अब निकालते कैसे थे हम लोग, तो जो क्षैतिज घटक होता था AX आपका, ये होता था AX इज इक्वल टू A cos थीटा ना। कैसे आता है देखो, कोण के सामने की भुजा लंब, ठीक है, ये हो गया आधार। तो आपको x निकालना है। अगर आप इसे AX माने हो, ध्यान से देखना, अगर आप इसे AX माने हो तो आपको पता क्या है, आपको पता है आधार और कर्ण, आधार और कर्ण में रिलेशन cos थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण। तो अब यहाँ से निकालोगे तो cos थीटा इज इक्वल टू आधार आपका क्या है AX बटे कर्ण क्या है A ना। तो आपके पास AX का मान कितना आ गया, तो AX इज इक्वल टू A cos थीटा। समझ में आया, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर या वेक्टर का वियोजन, कक्षा 11। तो AX इज इक्वल टू A cos थीटा। इसी तरीके से जब AY को देखेंगे, ये वाला, ठीक है ना, तो ये वाला कितना आएगा आपका A sin थीटा ना। डायरेक्ट ये होता है AY इज इक्वल टू A sin थीटा। तो ये रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ाया जाता है, उसका हमें यहाँ पर यूज़ करना है। तो ठीक इसी प्रकार से ये A है, यहाँ पे ये क्या है E1 है, ठीक है। तो इसका जो क्षैतिज घटक होगा इधर की ओर हम लोग लेंगे, यहाँ से यहाँ तक, ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला E1 cos थीटा। क्षैतिज घटक हमेशा cos थीटा वाला आता है, जबकि ऊर्ध्वाधर घटक क्या होगा, ऊर्ध्वाधर घटक ऊपर की ओर, ध्यान से देखना, ये वाला आएगा। डैश डैश कर देना, मिला देना इसको। तो ये वाला आपका ऊर्ध्वाधर घटक, इसका नाम क्या होगा E1 cos थीटा। तो ये आपका क्या हो जाएगा E1 sin थीटा, अपोजिट डायरेक्शन में परपेंडिकुलर कंपोनेंट E1 sin थीटा। इसी प्रकार से ठीक अब आप क्या देखोगे, E2 को देखोगे, तो E2 नीचे की ओर है, ठीक है, ये वाला। और E2 भी एंगल कितना बना रहा है, थीटा ही बना रहा है, ठीक है, थीटा एंगल बना रहा है। तो इसी डायरेक्शन में सेम E2 के लिए भी मिलेगा, ठीक है। फिर से घटक निकाल लो, कंपोनेंट। तो ये आपका ज़्यादा दूर तक, ठीक। अब देखना इसे, तो ये हमारा डॉटेड रहेगा पूरा, और ये भी डॉटेड रहेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है E2 है, ये E2। तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा इसका E2, ये यहीं पे ये भी आ जाएगा, एक लिख दो आप E1 cos थीटा लिखे होगे ना, E1 cos थीटा। तो पहले के कारण E1 के कारण ये हो जाएगा E1 cos थीटा, और E2 के कारण भी E2 cos थीटा, और इधर E1 sin थीटा था, तो नीचे की ओर वाला जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा E2 sin थीटा, E2 sin थीटा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर समझने वाली जो बात है, अब चूँकि जो दो कंपोनेंट हमें मिले क्षैतिज दिशा में, E1 cos थीटा, E2 cos थीटा, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, ठीक है। जबकि जो ऊर्ध्वाधर घटक हैं वो दोनों इक्वल है, इक्वल होने के साथ साथ अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। इक्वल और अपोजिट होने के कारण जो ये ऊर्ध्वाधर घटक हैं ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, इनको हम लोग निगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, आप कैसे पता कि इक्वल तो है, मतलब अपोजिट तो है, दिख रहा है आपको, ये कैसे पता कि दोनों इक्वल भी हैं? इसको तो आप E1 दिए हो, इसको नाम E2 दिए हो, तो कैसे पता कि इक्वल है? अगर इक्वल होता तो दोनों का नाम E होता। क्यों इक्वल है? क्यों इक्वल है? क्योंकि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो बराबर है, और प्लस चार्जेस भी क्या है, बराबर है। चार्जेस का केवल साइन डिफरेंस है ना, बाकी परिमाण तो बराबर है, ठीक है। और डायरेक्शन जब अपोजिट है, अगर आप कहते हो एक फोर्स की डायरेक्शन इधर है और एक फोर्स, जैसे कोई बॉडी सपोज करो आपके पास, ठीक है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पर एक लड़का है इधर की ओर, सपोज करो 50 न्यूटन का फोर्स लगाकर खींच रहा है, और दूसरा लड़का इधर की ओर क्या कर रहा है, 50 न्यूटन का फोर्स लगाकर खींच रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट किधर की ओर जाएगा, किधर की ओर डिप्लेस होगा, कि कहीं भी नहीं जाएगा, वहीं पे रहेगा जहाँ पे है। क्यों? क्योंकि बराबर और विपरीत फोर्स लग रहे हैं, तो इस पर रिजल्टेंट फोर्स कितना लग रहा है, 0। उस पर कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है, ठीक है। क्योंकि आप दोनों डायरेक्शन से, अगर दोनों फोर्स को एक ही डायरेक्शन में कर दिया जाए, 50-50 कितना हो जाएगा, 100 न्यूटन हो जाएगा, उसको तो बहुत तेज़ी से खींच लिया जाएगा,
पहले एक आदमी बैलगाड़ी खींच रहा था, अब 2 हो गए। जैसे घोड़ा गाड़ी में आप एक की जगह पे 2 घोड़ा जोड़ दो, स्पीड दोगुनी हो जाएगी, ठीक है। तो वही चीज़ हो रहा है यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड की हम लोग बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये सारे रूल्स यहाँ पर लगाए जा सकते हैं। तो चूँकि ये दोनों डायरेक्शंस में, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट था वो इक्वल और अपोजिट था, इसीलिए ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट कर दिया जाए, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा इसके पास केवल और केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। तो कुछ लिख लो आप लोग, लैंग्वेज में लिखे, अभी कुछ नहीं लिखो। माना वैद्युत द्विध्रुव ए बी क्रमशः प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है। वैद्युत द्विध्रुव ए बी क्रमशः प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है। फुल स्टॉप। माना इनके बीच की दूरी 2l है, 2l स्मॉल l। फुल स्टॉप। आगे लिखिएगा। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, द्विध्रुव के मध्य बिंदु कैपिटल O से स्मॉल r दूरी पर, द्विध्रुव के मध्य बिंदु कैपिटल O से स्मॉल r दूरी पर द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में, द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है, कैपिटल P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। फुल स्टॉप। बारिश स्टार्ट। ज्ञात करनी है। फुल स्टॉप ना। तो आपको क्या करना है, फिगर बना लीजिए आप लोग। नहीं, ये नोट करना है, दोनों फिगर बना लो, उसके बाद हम करवा देते हैं। फिगर बना लो। आप लोग क्या करते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र E1 और E2 के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक है उनको हम लोग अलग अलग देखते हैं। तो E1 व E2 को क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटकों में वियोजित करने पर, क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटकों में, कंपोनेंट घटकों में वियोजित करने पर, कर दीजिए, करने पर, तो क्षैतिज घटक जो हैं, क्षैतिज घटक ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये आपको मिल जाएंगे। E1 का मिलेगा E1 cos थीटा और E2 का मिलेगा E2 cos थीटा, ठीक है। जबकि जो ऊर्ध्वाधर घटक हैं, ऊर्ध्वाधर घटक, ये आपको मिलेंगे E1 sin थीटा और E2 sin थीटा, ठीक है। अब ऊर्ध्वाधर घटक E1 sin थीटा और E2 sin थीटा इक्वल और अपोजिट होने के कारण, बराबर और विपरीत होने के कारण एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। तो ये लैंग्वेज, ये चीज़ हमें यहाँ पर लिखनी है ना। तो कौन सा ऊर्ध्वाधर घटक कौन सा, E1 sin थीटा तथा E2 sin थीटा एक दूसरे के बराबर तथा विपरीत होने के कारण, विपरीत होने के कारण, ठीक है, क्या हो जाएगी, निगलेक्ट होने को क्या कहते हैं हिंदी में? कैंसिल तो अंग्रेजी वर्ड है ना, निगलेक्ट भी अंग्रेजी वर्ड है। कैंसिल का हिंदी क्या होता है? हाँ, निष्क्रिय कर देंगे, एक कारण एक दूसरे को निष्कासित कर देंगे या निष्क्रिय कर देंगे, एक दूसरे को निष्कासित कर देंगे,
एक दूसरे को, सोच लो कितनी हिंदी कमज़ोर है आप लोगों की। निष्क्रिय कर देंगे ना, निष्क्रिय कर देंगे अतः परिणामी वैद्युत क्षेत्र, परिणामी वैद्युत क्षेत्र, ये पूरी लैंग्वेज लिख डालिए आप लोग, लिख डालिए। परिणामी वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र केवल क्षैतिज घटक के कारण, केवल वैद्युत क्षेत्र के क्षैतिज घटक, वैद्युत क्षेत्र के क्षैतिज घटक के कारण, क्षैतिज घटक के कारण होगा, कारण होगा। नोट डाउन, आगे फिर लिखवाएं। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र आपके पास क्या आ जाएगा, परिणामी वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, ध्यान से देखना। तो E इज इक्वल टू, ठीक है, आपके पास E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, cos थीटा वाले कंपोनेंट के कारण केवल आएगा, ठीक। अब दोनों एक ही दिशा में हैं, आप डायरेक्शन दे सकते हो P से B की दिशा में या PB दिशा में ना, PB दिशा में, तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन ये होगी, दिशा में, ठीक है। अब इसको आप ओपन कीजिए, यानी वैल्यूज पुट कीजिए। तो E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, कैपिटल के, अगर हम वैद्युत द्विध्रुव को ऐसे मीडियम में रखें जिसका परावर्तनांक कैपिटल के हो, ठीक है, कैपिटल के, और क्या होता है Q/r², r² मतलब P से माइनस Q की दूरी या P से प्लस Q की दूरी। तो Q1 आपने किसको लिया है, प्लस Q को, तो इसके कारण ये डिस्टेंस हो जाएगा r² ना, यानी r² प्लस l² के अंडर रूट का होल स्क्वायर, सही है ना। जब होल स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा ऑलरेडी। तो और क्या है, cos थीटा मल्टीप्लाई है ना, cos थीटा प्लस E2 को लिखिए, E2 यानी माइनस Q के कारण डिस्टेंस तो सेम है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के, और क्या हो जाएगा Q/ मैग्नीट्यूड केवल लेना है, डिवाइडेड बाई अंडर रूट में r² प्लस l² का होल स्क्वायर, इसमें भी कैंसिल आउट हो गया। और क्या बचा है, cos थीटा, तो बचा कितना वो उतार लीजिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के, ठीक है, और क्या बचा है Q/r² प्लस l², ठीक है, प्लस, अच्छा cos थीटा भी है, ठीक है, cos थीटा प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कुछ दिख रहा है, क्यों कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, कॉमन है, क्या कॉमन है, सब कुछ कॉमन है, क्यों सब कुछ कॉमन है, तो सीधे से क्या करना है, 2 टाइम्स लिख देना, 1 1 2, तो 2 टाइम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के स्मॉल Q/r² प्लस l², इतना बचा। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ से cos थीटा की हम लोग को वैल्यू निकाल दी है। तो कोण है, कोण के सामने की भुजा लंब, ठीक है, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है आपका l, कर्ण कितना है ये, ठीक है। तो 9, तो ले लो राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज AOP ना, तो समकोण त्रिभुज इन राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज, किसमें, AOP समकोण, यानी जो एंगल 90 डिग्री है उसको बीच में रखेंगे, AOP में जब समकोण त्रिभुज AOP की बात करेंगे तो वहाँ पर आपको cos थीटा कितना आ जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू आधार यानी L बटे कर्ण अंडर रूट में l² प्लस r², इसकी पावर 1/2 लिख सकते हैं, अंडर रूट का मतलब यही होता है ना 1/2, ठीक है, डायरेक्ट लिख दो। तो अब cos थीटा का मान रखने पर, cos थीटा का मान, इसको कोई इक्वेशन नहीं दिया गया, इक्वेशन मान लो, इक्वेशन 1 समीकरण 1 में रखने पर E इज इक्वल टू, समीकरण 1 में रखने पर
में रखने पर रख दो। तो जब रखोगे तो ई इज इक्वल क्या आ जाएगा 1/4πε0 क्यू अपान एक तो था आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, इनटू कॉस थीटा था, कहाँ गया, देखो कॉस थीटा लिखे नहीं और कोई बताया भी नहीं, कैसे के आदमी हो आप लोग। कॉस थीटा यहाँ भूल गए ना, कॉस थीटा इक्वेशन नंबर 1। अब कॉस थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो कॉस थीटा बराबर क्या, एल अपान, ठीक है, तो एल अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की होल पावर 1/2 ये आ गया, ठीक है। तो और कुछ भूले हैं, 2 भी भूल गए हैं, 2 भी भूल गए ना। अब 2QL अलग अलग मल्टीप्लाई होगा इनका एक साथ, तो 2QL आ जाएगा। तो 1/4 कैपिटल के भी भूल गए, देखो 4πε0 कैपिटल के और क्या बचा 2QL डिवाइडेड बाई, इधर क्या हो जाएगा, इनका जब आपस में करेंगे गुणा तो कितना हो जाएगा पावर, होल पावर x इंटू एक्स की पावर 1/2 कितना होगा टोटल, x हो जाएगा। हाँ x हो जाएगा, 1/2 तो ऑलरेडी है, तो x का कोई मतलब नहीं, ठीक है। देखो 3/2 हो जाएगा ना, क्यों, क्योंकि x लिखा है तो इसका मतलब x की पावर 1, ठीक है। अब जब आधार समान रहती है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं, ठीक है। इसका आधार x, इसका भी आधार x, घात क्या है हमसे नहीं मतलब, हमें आधार देखना है। दो चीज़ें होती हैं, ठीक है, एक होता है आधार और आधार के ऊपर आपका होता है घात, ठीक है। तो जैसे x की पावर m, तो इसमें x आधार है, m आपकी घात है, ठीक है। तो अगर आधार समान रहता है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं, तो x है तो ये टोटल कितना हो जाएगा, x की पावर घातें आपस में जुड़ जाएंगी 1 + 1/2, 1 + 1/2 कितना हो जाएगा, x की पावर 3/2, समझ में आया। इसी तरीके से इसमें कुछ पावर नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे 1/2 है, तो 1 + 1/2 मतलब 3/2, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की होल पावर 3/2, समझ में आ गया, ठीक है। चलो नोट कर लो जल्दी से। अब देखिएगा इसकी जगह पर हम लोग क्या लिख पाएंगे, तो E इज़ इक्वल टू 1/4πε0, बड़े डेरिवेशन है फिजिक्स में यार, ठीक है, कैपिटल के और क्या है 2QL को क्या लिख सकते हैं, जल्दी से बोलो P, ठीक है। तो P अपान क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। अब हम लोग क्या करेंगे, वही जो कल किए थे, यानी कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा इफ़ ना आर इज़ ग्रेटर देन एल, देन आर स्क्वायर विल बी वेरी ग्रेटर देन एल स्क्वायर। तो निगलेक्टिंग एल ना, एल स्क्वायर को छोड़ने पर, तो एल स्क्वायर को छोड़ने पर, ठीक है, छोड़ने पर छोड़ दो। तो जब एल स्क्वायर को छोड़ोगे तो E इज़ इक्वल टू 1/4πε0 कैपिटल के, ठीक है, कैपिटल के इनटू P अपान एल स्क्वायर छोड़ दिए, मतलब एल स्क्वायर को हमें यूज ही नहीं करना है, तो आर स्क्वायर का और क्या है होल पावर 3/2, ठीक है। तो E इज़ इक्वल टू 1/4πε0 और क्या बचा है कैपिटल के P अपान, अब पावर का पावर में मल्टीप्लिकेशन होता है, तो आर स्क्वायर पावर 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट। तो E इज़ इक्वल टू 1/4πε0 कैपिटल के, ठीक है, इंटू P अपान R क्यूब, ये आपका आ गया रिक्वायर्ड, नोट कर लो। उसमें 2 था, इसमें 2 नहीं है, वेरी गुड, यही देखना था हमें, ठीक है। तो इसका क्या मतलब पता चलता है, इससे इसके पीछे फिजिक्स क्या है, तो ये पता चलता है कि जो एक्सियल कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी थी वो इक्वेटोरियल कंडीशन की रिस्पेक्ट में 2 टाइम्स ज़्यादा है ना, 2 गुना ज़्यादा है। नोट कर लो फिर बताएं।